फिर से स्वागत। आगे बढ़ते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पिछली क्लास तक अपन फोर्स के क्वेश्चन देख रहे थे, कुछ और क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास एक दीवार है, दिस इज ए वॉल, ठीक। इस वॉल के टॉप से एक थ्रेड बांध दिया गया है, ठीक है, और इस थ्रेड की लेंथ जो है L है। यहां से L डिस्टेंस पर, यहां से L डिस्टेंस पर एक चार्ज और यहां पर भी एक चार्ज, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। इस धागे के बॉटम पॉइंट पे भी चार्ज क्यू बांधा गया है और इस बॉल पे भी L डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू बांधा गया है, ठीक। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग या थ्रेड। स्ट्रिंग के अंदर आपको क्या बताना है? टेंशन बताना है। बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। फाइंड टेंशन इन थ्रेड, टेंशन निकाल के बताना है। आप स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखो कैसे करें। इतना डेटा गिवन आपको, ये लेंथ भी है, ये लेंथ है, दोनों चार्ज क्यू है, उसका मास m है, ये फिक्स है भैया और ये मूव कर सकता है, ठीक। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये इसको कैसे धक्का देगा? इधर धक्का देगा। F इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो kq² बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर कर देगा, ठीक। नीचे की तरफ लगेगा mg, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर की तरफ लगेगा टेंशन, ठीक। अगर ये एंगल अल्फा है, थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों लेंथ सेम है, दोनों के सामने के एंगल भी सेम होने चाहिए। समझ आ रहा है? सही है क्या? इसके सामने वाला थीटा, इसके सामने वाला थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा, क्योंकि टोटल समेशन पाई होना चाहिए। समझ आई चीज? बहुत बढ़िया। अब अपन ने तीन फोर्स है और तीनों किसमें? इक्विलिब्रियम में। तो मैंने एनालॉग के अंदर आपको एक लामीस थ्योरम पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? लामीस थ्योरम। तो लामीस थ्योरम क्या थी? अगर किसी बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो तो आप लामीस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बॉडी यहां पे इक्विलिब्रियम में भी है और तीन ही फोर्स लग रहे हैं, तो लामीस थ्योरम क्या कहती है? देखो, सबसे पहले इनके बीच के एंगल निकालने पड़ेंगे। एंगल कैसे? एक तो ये एंगल चाहिए, एक ये एंगल चाहिए और एक ये टोटल एंगल चाहिए। फोर्स के बीच के एंगल होने चाहिए। तो निकालते भैया, ये एंगल अगर थीटा है और ये पूरा कितना है? पाई, तो दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एंगल पूरा पाई, ये पाई माइनस थीटा, ठीक। उसके बाद अगर ये एंगल चाहिए, ये वाला, तो ये 90, तो ये एंगल कितना आएगा? देखिए, लाइन को आगे बढ़ाते हैं वर्टिकल के साथ, पाई माइनस 2 थीटा। देखो ये एंगल चाहिए पूरा, और उसके बाद चाहिए ये वाला पूरा एंगल, तो ये थीटा है, ये मिल जाएगा, तो ऐड कर देंगे। चलो कोई नहीं, लगाते हैं जोड़। देखो ये एंगल पाई माइनस थीटा है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा? ये लाइन आगे गई, ये एंगल थीटा, ये लाइन अलग है, ये पाई माइनस थीटा, ये थीटा और ये भी थीटा, ये थीटा, तो इसके सामने वाला वर्टिकल लाइन, और ये एंगल भी थीटा। तो ये क्या? 2 थीटा। एक बार सोचता हूं, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा इतना, और ये लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये लाइन और वर्टिकल लाइन, ये लाइन और वर्टिकल लाइन, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा।
ये थीटा तो दिस इज पाई माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल ये 180। समझ आए इसे? अब लामी थ्योरम देखो, लामी थ्योरम है एफ ई अपॉन साइन, एफ ई के सामने वाला एंगल भैया एफ ई ये रहा, तो इसके सामने जो दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर टी अपॉन टी के सामने दोनों फोर्स के बीच का साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू mg अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, क्योंकि mg ये रहा, इसके सामने वाला एंगल पाई माइनस थीटा। समझ आए इसे? इन दोनों को इक्वल कर दो तो साइन पाई माइनस थीटा से साइन पाई माइनस थीटा कटेगा और t की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? mg। तो टेंशन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी थ्रेड में? mg के बराबर निकल के आएगी। इन दोनों का प्रॉब्लम है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे कर पाएंगे, कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं। आप टेंशन के कंपोनेंट करिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के भी करिए, बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। समझ इसे? अगर किसी को देखना है तो मेरे YouTube चैनल पे डाला गया है ये क्वेश्चन, उसको मैंने दोनों तरीके से सोल्व किया है, वहां से देख सकते हैं। समझ इसे? तो t की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? mg निकल के आ जाएगी। समझ रहे चीजें? अगला क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्ज रखे गए हैं, ठीक? सही बनाता हूं मैं। एक स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्ज रखे गए हैं, ठीक? ये स्क्वायर जो है इस तरह का प्लेन में, इस प्लेन में नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक? और इससे जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और इसके सेंटर से यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है, ऐसे हवा में स्मॉल क्यू। समझ आ रहा है? इसको कैसे बनाया जाए 3D, वही मैं सोच रहा था। इस तरह बनेगा तभी काम सेट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर है, ये एल साइड का। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू, क्यू पे नेट फोर्स बताना है, बताइए। तो देखें, हमें पता है ये एक स्क्वायर इस प्लेन में, ये चार्ज क्यू यहाँ पर है, ये एक स्क्वायर है और ये पॉइंट क्यू चार्ज यहाँ पर है। इसके द्वारा धक्का लगेगा इस तरह इधर की तरफ, इस द्वारा इधर की तरफ, इस द्वारा इधर की तरफ, इस द्वारा इधर की तरफ। जैसे कि ये जो चार्ज है ये इसको धक्का देगा इधर की तरफ, ठीक? इसी तरह ये वाला किधर देगा? इधर की तरफ। ये वाला किधर देगा? इधर की तरफ। और ये वाला देगा इधर की तरफ। समझ आए इसमें? अगर मैं इस एंगल को थीटा मान तो ये फोर्स एफ है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर कंपोनेंट आएगा, ये एंगल थीटा दिया, कंपोनेंट थीटा, दिस इज एफ cos थीटा और ये एफ sin थीटा। इसके द्वारा भी लगेगा तो वो किधर लगेगा? इधर की तरफ। इसका एक कंपोनेंट एफ sin थीटा इधर, एफ cos थीटा इधर, ये तो दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऐड होते चले जाएंगे। तो चारों के द्वारा ऐड हो जाएगा, तो एफ नेट आएगा 4f cos थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन। f cos थीटा की वजह से, तो चारों की वजह से 4f cos थीटा। समझ आए इससे? 3D में ये 4f, f की वैल्यू कितनी आएगी? ये वाला सेपरेशन कितना होगा? ये h है, ये वाला डिस्टेंस है l/√2, क्योंकि पूरा √2 है, तो ये वाला सेपरेशन आ आएगा √h² + l²/2। समझ आए इससे? 4k q अपॉन h² + l²/2। ये f हो गया। cos थीटा की वैल्यू देखें, ये अगर थीटा है तो ये साइड h है, तो cos थीटा आ जाएगा h अपॉन √h² + l²/2। समझ आए इससे? ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी लिखना है लिख सकते हैं। क्लियर है बात? नोट डाउन कर।
समझ आई चीज? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, हमें आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? देखो, जैसे कि ये कोई स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक, यहां पे कोई Q1 चार्ज है और यहां पे कोई Q2 चार्ज है। तो Q1 चार्ज इसको किधर धक्का देगा? इधर की तरफ F1 फोर्स से मान लेते हैं, ये वाला इसको किधर धक्का देगा? इधर की तरफ F2 फोर्स। समझ देखिए, अगर कोई Q3 चार्ज आ जाए यहां तो इसको किधर धक्का देगा? इधर की तरफ। तो इस चार्ज पे सब चार्जेस के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स कितना आएगा? दिस नेट फोर्स इक्वल टू F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, जितने चार्ज है उनके द्वारा लगाए गए फोर्सेस का वेक्टर समेशन होगा। समझ आए इससे? ये क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। क्लियर बात है? समझ आ रही है? इस चार्ज पे लगाया गया नेट फोर्स सब चार्जेस के द्वारा लगाए गए इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर समेशन होगा। क्लियर बात है? समझ आई चीज? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इसमें एक बात देखो, जब ये Q1 Q2 थे और Q3 से आने पे इसमें कोई फर्क पड़ गया? सुनो, Q1 चार्ज इस पे F1 फोर्स लगा रहा था, Q2 चार्ज इसमें कितना लगा रहा था? F2। तो बताओ, जब Q3 आ गया, जब Q3 चार्ज बाद में आया, तो क्या इन दोनों के बीच के फोर्स पे कोई फर्क पड़ा क्या? इन दोनों के बीच के फोर्स पे कोई फर्क पड़ा क्या? इसका मतलब दो चार्जेस के बीच के फोर्स को तीसरा चार्ज कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकता। दो चार्जेस के बीच के फोर्स को तीसरा चार्ज कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। इसे भी सुपरपोजिशन कह सकते हैं। दो चार्जेस के बीच के फोर्स को ये वाला इफेक्ट नहीं कर रहा, इसको इन दोनों के बीच से कोई लेना देना नहीं है, अपना खेल खेल रहा है। इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को इन दोनों को कोई लेना देना नहीं है। समझ आए? इससे इस चीज का भी ध्यान रखें। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये Q है, ये 2Q है, तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स F है। जब ये दो चार्ज लगे गए हैं तो इस चार्ज पे नेट फोर्स लगने वाला F है। बताइए, अगर कोई 3Q चार्ज एक और रख दे तो बताओ इन दोनों चार्जेस पे क्या फर्क पड़ेगा? इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपना गेम लगाएगा और ये इसको इधर धक्का देके नेट फोर्स चेंज कर सकता है। ये क्या कर सकता है? नेट फोर्स को चेंज कर सकता है। इन दोनों के बीच के फोर्स को कभी भी चेंज नहीं करेगा। समझ रहे हैं? इस चीज का ध्यान रखें सही ढंग से। समझ रहे हैं? इस चीज का सही ढंग से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी जो बातें हुई ये फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस पे मैंने 4-5 लेक्चर ले लिए हैं, तो आप क्लियर हो गया होगा, सही ढंग से समझ आई होगी बात। ठीक है? वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं? आसान है, वेक्टर लगाना है। फॉर्मूला मैंने लगा दिया था, लिखा दिया था। वेक्टर फॉर्म का फोर्स का फॉर्मूला लिखा दिया था कि Q1 Q2 अपॉन R3, R1 माइनस R2। अगर F12 है, F21 होगा तो R2 माइनस R1। वेक्टर पोजीशन आपको दी होगी। अब देख लेना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 पूछा गया या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 पूछा गया, उसके हिसाब से पोजीशन का डिफरेंस आएगा, वरना डायरेक्शन उल्टी आ जाएगी। ध्यान रख लेना। समझ रहे चीजें? इसके बाद शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मान सकते हैं जैसे कोई बल्ब है, कोई बल्ब है, हमें पता है जैसे अपन बल्ब को चालू करते हैं तो उसमें से चारों तरफ क्या निकलनी शुरू हो जाती है? रोशनी, लाइट निकलनी शुरू हो जाती है। और क्या लाइट कितनी भी दूर फैल सकती है? क्या नहीं, एक लिमिट होती है उसकी। एक रूम, 2 रूम, यहां तक ही फैल सकती है। समझ रहे हैं? आपके जो घरों में लाइट लगी होती है वो 1 रूम 2 रूम मैक्सिमम तक ही फैल सकती है। ऐसे नहीं पूरे घर को उजाला कर देगा एक बल्ब, ऐसा ही होता है। यानी जो हमने बल्ब लगाया उसमें से जो लाइट्स निकली उसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। ठीक? और उसकी क्या होती है? लिमिटेशन होती है। जैसे कि ये कोई चार्ज है,
चार्ज है, इसमें से क्या निकलती है, इस तरह से लाइंस निकलती है, इस तरह से क्या निकलती है, लाइंस निकलती है। ये कोई निकलती हुई दिखाई नहीं देती आर्टिफिशियली, ऐसे मान लिया आपने, समझ रहे इससे, ऐसे ही मान लिया। और इसकी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। इस लिमिट के बाहर अगर कोई चार्ज होगा तो इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे एक बल्ब की लिमिट के बाहर कोई जगह है तो वहां पे रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, इसी तरह अगर ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे अगर कोई क्यू चार्ज रखा है तो इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको रिपेल नहीं कर पाएगा। अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा है तो ये इसको धक्का देगा। समझ आई चीजें, इस चीज का तो डेफिनेशन लिखते हैं पहले, ये तो समझाया मैंने होता क्या है। डेफिनेशन देखें, the space around a charge in which the space around a charge in which, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, the space around a charge in which he affect to another charges. The space around a charge in which he affect to another charges. इस चार्ज के चारों तरफ का वह एरिया जिससे वे दूसरे चार्ज को भी क्या कर सके, अफेक्ट कर सके। कोई सेम नेचर का रखा है तो उसको रिपेल कर सके, और डिफरेंट अपोजिट नेचर का रखा है तो उसे क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ आए इसे। अगला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये होता है, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताती है। समझ आए इससे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा उसको। कोई चार्ज क्यू है तो उसकी रेंज मान लो 1 मीटर की, 4 क्यू हो गया तो 4 मीटर की हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। समझ आए इससे। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच ही अफेक्ट टू अनदर चार्जेस। क्लियर बातें, इस चीज को नोट डाउन करें। ज्यादातर यही लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है। समझ इससे, इस चीज को समझे आप। ये कोई चार्ज है, ठीक। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। समझ आया इससे। अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं। तो जैसे कि ये कोई चार्ज है, ठीक, ये कोई चार्ज है और ये कोई पॉइंट P है। ये कोई चार्ज है और ये कोई पॉइंट P है। इनके बीच ये जो पॉइंट है यहां से r सेट डिस्टेंस पे है। ये जो पॉइंट है इस q चार्ज से r डिस्टेंस पे। आपको इस पॉइंट P पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, ठीक। तो कैसे बताएंगे, हम ये कहेंगे कि इस पे एक चार्ज लाओ जिसको Q नोट नाम दिया, एक चार्ज ला के रख दिया इस पॉइंट P पर। Q नोट को कहते हैं टेस्ट चार्ज। Q नोट को क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक। समझ इससे। Q नोट को क्या कहा मैंने, टेस्ट चार्ज कहा। दोबारा सुने, मुझे कहा गया
इंटेंसिटी बतानी है इस चार्ज की वजह से, तो मैंने क्या किया, पॉइंट पी पे क्यू नॉट चार्ज लगा के रख दिया, जिसका नाम क्या दिया गया, डेल्टा चार्ज। इस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा इधर लगेगा। अगर मैं कह दूं कि ये इंटेंसिटी फोर्स के बराबर है, तो फोर्स के बराबर है तो वो भाई साहब इस पे भी तो डिपेंड करेगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्योंकि F इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इस पे भी डिपेंड करेगा ये कितना 4Q है, 5Q है, 6Q है। इसका मतलब टेस्ट चार्ज है तो ये तो गायब होना चाहिए तभी काम बनेगा। तो इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया फोर्स अपॉन Q नॉट, समझे इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया फोर्स अपॉन Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स यहां पे कितना आएगा, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस वाला चार्ज डिवाइड हो जाएगा, समझ आए इसे, Q नॉट तो Q नॉट को कैंसिल आउट किया, दिस इज कमिंग आउट KQ बाई R स्क्वायर, समझ आए इसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, समझ आए इसने। और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज Q है उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, समझ आए इसने, क्लियर बात है। देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है, K2 बाई Q नॉट का कहीं रोल आ रहा है क्या, इसका मतलब इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका मतलब वहां पे 1 कूलम चार्ज मान लो, कितना मान लो 1 कूलम मान के फोर्स लिख दो वही इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आए। आगे देखते हैं वो आगे कहानी आएगी, समझ आए इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, या बाद में निकल के आएगी वोल्ट पर मीटर, समझ इसे, वोल्ट पर मीटर, ये आगे की यूनिट है, बाद में देखेंगे। डायमेंशन की बात करें तो ये हो गया mL/t-2 फोर्स का अपॉन Q होता है IT K1T1, इसको लिखेंगे M1 L1 A-1 T-3, ये इसकी डायमेंशन निकल के आ जाए, समझ आए इसलिए, क्लियर बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, समझ आई चीज, क्लियर बात है, इस चीज का ध्यान रखें भैया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ये कोई पॉइंट P है और यहां पे जो चार्ज रखा गया है वो 2 माइक्रोकूलम रखा गया है, ठीक, इस पे जो 2 माइक्रोकूलम की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट P पर, ये मान लेते हैं 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये 2 माइक्रोकूलम है, इस 2 माइक्रोकूलम की वजह से इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो 2I प्लस 3J प्लस 4K लग रहा है, ठीक है। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बतानी, बताइए। कैसे बताएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स कितना 2I प्लस 3J प्लस 4K, चार्ज कौन सा भैया 2 माइक्रोकूलम की 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, जिस पॉइंट पे निकालना है वो वाला चार्ज, तो 1 × 10⁻⁶, समझ आए, इसे सोल्व कर लेंगे, आंसर देख के आ जाएगा, क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल देखो, ये तो आसान आसान बातें थी। अगला एग्जांपल ये
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पॉइंट P नाम दे रहा हूं और इसको पॉइंट, चलो A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट B ड्यू टू Q is E in rightward direction, ठीक। then find electric field due to Q on point A बताना है। अगर B A की वजह से B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन B ड्यू टू 2Q, इस 2Q की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, राइटवर्ड में हो, तो बताओ Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, बताइए बताइए भैया। बढ़िया क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, देखो जब B पॉइंट पे निकालना है तो फोर्स लिख दो, फोर्स ऑन B, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन B इज इक्वल टू फोर्स अपॉन B, और जिस पॉइंट पे निकालना है उसका चार्ज, तो कितना लिखेंगे K 2Q, Q अपॉन सेपरेशन मान लेते हैं R स्क्वायर इंटू Q, Q से Q कट गया, इसको नाम दिया गया E, K 2Q अपॉन R स्क्वायर को क्या नाम दिया गया E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A लिखेंगे K 2Q Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 2Q, जिस पॉइंट पे लिख रहे हैं उस पॉइंट का चार्ज, ये कटेगा तो दिस इज KQ बाय R स्क्वायर। अगर ये E है तो दिस इज E बाय 2, और कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड, क्योंकि इसको धक्का किधर देगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। क्लियर है बातें, किधर धक्का देगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। समझ आई इसलिए, क्लियर बातें, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ आई बात। अगर ये चार्ज -Q होता, अब बताओ क्वेश्चन सेम है, बताइए बताइए कैसे निकालेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 2Q इसको इधर धक्का दे रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन B, तो फोर्स ऑन B अपॉन Q, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये निकल के आएगा E, ये कह रखा है E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज इक्वल टू फोर्स ऑन A अपॉन 2Q, तो ये निकल के आएगा E बाय 2, क्योंकि फोर्स तो दोनों पे सेम लगना है, फोर्स तो सेम लगना है, तो अपॉन Q और इसमें Q। डायरेक्शन बताएं, डायरेक्शन कौन सी होगी, राइटवर्ड कि लेफ्टवर्ड, कौन सी होगी, राइटवर्ड, क्योंकि -Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ आई इससे, इस चीज का ध्यान रखें। तो इस तरह के एग्जांपल भी हमसे पूछे जाते हैं, काफी बढ़िया एग्जांपल है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। थैंक यू। सही ढंग से पढ़ेंगे, क्लास को सही ढंग से पढ़ते जाएं और साथ में जितनी प्रैक्टिस हो, अगर सीट मिल गई तो बढ़िया, बता आपके पास कोई ना कोई बुक होगी उसको करते जाएं, तभी फायदा होगा।